हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। माय नेम इज़ दिव्यांशु दुबे। आई होप आपको हमारे वीडियोस पहुंच रहे होंगे आप तक बराबर टाइम टू टाइम और आपको पसंद भी आ रहे होंगे कंटेंट। अगर आपको कोई भी शिकायत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा ताकि यांत्रिक एकेडमी और मोटिवेट हो सके और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आप तक पहुँचा सके, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ये बार बार हमारी रिक्वेस्ट आएगी, इससे हम मोटिवेट होते हैं, ठीक है। थैंक यू। और अभी क्या है कि देखिए, अभी तक मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। इंट्रो क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री का मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया है। हमने अभी तक पहली एक्सरसाइज तक हम पहुंचे हैं और अब मैं आपको इसके आगे का लेक्चर डिलीवर करूंगा, ठीक है। तो कंटेंट क्या है कि अभी देखिए एकदम बेसिक से उठाऊंगा, 10th का पहले चीज़ समझाऊंगा, उसके बाद आपको 11th में मूव कराऊंगा, जंप कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग क्लास 10th में पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और उसे आपने बराबर प्रूफ भी किया था। तो वो जो प्रूफ था बिल्कुल सही था, लेकिन अभी क्या है, मैं उसी प्रूफ को कुछ और नए तरीके से प्रूफ करूंगा, उसी आइडेंटिटी को कुछ नए तरीके से प्रूफ करूंगा, ठीक है। तो देखिए, आपने पहले 10th में कैसे किया था और अभी अपन कैसे करने वाले हैं, दोनों चीजें आपको बताऊंगा, आप कंपैरिजन कर लीजिएगा, ठीक है। और उससे मैं आपको और चीजें क्लियर करूंगा। क्या है कि हम अभी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी तक क्या हम सिर्फ ट्रायंगल के इर्द गिर्द घूम रहे थे। ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी चीजें थी हमने क्लास 10 में समझ ली, लेकिन अब क्या है, ट्रायंगल से हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सिस की मदद लेनी पड़ेगी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की मदद लेनी पड़ेगी या कार्टेशियन प्लेन की मदद लेनी पड़ेगी, जिससे हम ट्रिग्नोमेट्री को और ज्यादा डिटेल में समझ पाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल आपने पहले 10th में क्या पढ़ा था उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं प्रूफ दैट, क्या प्रूफ दैट अपने को करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसे प्रूफ करना है। इसे आप क्लास 10 में प्रूफ कर चुके हैं, मैं एक बार उसी को रिवाइज करवा रहा हूँ, फिर मैं क्लास 11 में कूदूंगा, ठीक है। तो क्लास 10th में आपने कैसे किया था इसका प्रूफ, क्लास 10th में आप रिकॉल करेंगे तो आपने एक ट्रायंगल लिया था, ठीक है, और यहाँ पे बनाया था ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री, आपने यहाँ पे एंगल ले लिया था थीटा, और फिर आपने इसमें पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाया था। आपने लिखा था बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम में आपने क्या लिखा था, आपने लिखा था ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फिर आपने क्या किया था, डिवाइड बाई ए सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, आपने यही तो किया था, डिवाइड अबव इक्वेशन बाय ए सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो आपको क्या मिला था, आपने इसे डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इक्वल टू आपने लिखा ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर आपका क्या बन गया था 1, और इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर प्लस इसे आप क्या लिख सकते हो बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, आप ध्यान से समझिए, इस थीटा के लिए ये ए बी क्या होगा, थीटा के लिए, इस थीटा के लिए ये ए बी परपेंडिकुलर का काम करेगा। अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में जो भी एंगल फंक्शन के सामने लिखा होता है उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या बनती है, परपेंडिकुलर। तो इस थीटा के लिए ए बी क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो मैं बोल सकता हूं ए बी बाई ए सी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा। तो मैं इसे लिख सकता हूं साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है बी सी बाई ए सी। ध्यान से देखिए, बी सी बाई ए सी, आप समझिए थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है। अगर ए बी परपेंडिकुलर है तो मस्ट है कि बी सी क्या होगा, बेस होगा। तो अपने पास बी सी बाई ए सी बोला है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा। तो आप इसे क्या लिखोगे, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो आपका क्या बन गया 1 इक्वल टू आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपने यही तो प्रूफ किया था और ऐसे ही प्रूफ किया था कब, क्लास 10th में, याद है क्या। तो हमने ट्रायंगल की मदद से लाया था कि ये आइडेंटिटी कैसे आई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। और इसे आप इधर उधर रोटेट करके और नए फॉर्मूले बनाए थे। साइन स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या आपने कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपने ये सारी आइडेंटिटी प्रूफ की है, लेकिन अब मैं इसी आइडेंटिटी को विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल नहीं करके
विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन प्लेन प्रूफ करूंगा। समझ में आई क्या बात? मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं इसी आइडेंटिटी को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को कार्टेशियन प्लेन की मदद से और सर्कल की मदद से प्रूफ करूंगा। ठीक है, आपको बात को समझना होगा और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसी की मदद से मैं आपको क्वाड्रेंट के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसको अपन समझते हैं। मैं इसे अब डिलीट कर रहा हूं या रफ कर रहा हूं, जो भी है। देखिए देखिए यहां पे मैं कर दे रहा हूं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब अपन ट्रायंगल की मदद से इसे प्रूफ नहीं करेंगे, कार्टेशियन प्लेन और सर्कल की मदद से। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कंसीडर a unit circle with center with origin of a Cartesian plane as a center। आप बात को समझे क्या? मैंने क्या बोला? कंसीडर ए यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है? यूनिट सर्कल वो सर्कल होता है जिसकी रेडियस 1 यूनिट होती है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, यूनिट सर्कल क्या होता है? यूनिट सर्कल वो सर्कल होता है जिसकी रेडियस 1 यूनिट होती है, मतलब जिसका रेडियस 1 होता है, सीधा सीधी बात। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? कंसीडर ए यूनिट सर्कल विथ ओरिजिन ऑफ अ कार्टेशियन प्लेन, विथ ओरिजिन ऑफ अ कार्टेशियन प्लेन एज अ सेंटर। मतलब जो एक्स वाई एक्सिस का ओरिजिन होता है उसे हमें क्या लेना है? उस सर्कल का सेंटर मानना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ डायग्राम अपना, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे मैंने बनाया अपना डायग्राम। ठीक है, ये मेरा कौन सा एक्सिस हो गया? ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस, और ये मेरा कौन सा एक्सिस हो गया? वाई एक्सिस। ठीक है, और मेरे को यहाँ पे क्या बनाना है? मेरे को यहाँ पे बनाना है एक सर्कल। ठीक है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ सर्कल। ठीक है, यहाँ पे मैंने बना लिया एक सर्कल। ठीक, और इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे है? इस ओरिजिन पर है, ओ पर। ठीक है, तो बात को समझिए। और ये यूनिट सर्कल है, मतलब इसका रेडियस कितना है? और सेंटर से यहाँ तक का रेडियस कितना है? 1 यूनिट। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए बी सी और डी, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए के कोऑर्डिनेट मेरे क्या हो जाएंगे? अगर ये यूनिट सर्कल है तो 1,0, बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0,1, सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -1,0, और डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0,-1। क्लियर हुआ क्या? तो ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा एक यूनिट सर्कल बन गया जिसका रेडियस 1 यूनिट है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर इस सर्कल के पेरीफेरी पर या इस सर्कल के परिधि पर, परिमाप पर, या इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पर, जो आप बोलना चाहें, सर्कल के पेरीमीटर पर कोई भी एक पॉइंट अपने को कंसीडर करना है। सपोज कीजिए वो पॉइंट है पी। क्या कंसीडर करना है? पॉइंट पी। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक पॉइंट पी। कहाँ पे ले रहा हूँ? सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया पी। ठीक है, और इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या क्या है? तो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट अपन ले लेते हैं ए कॉमा बी। क्लियर हुआ क्या ये बात? ए कॉमा बी मतलब यहां से यहां तक का, ठीक है, ये पूरा, ये यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस कितना है आपका? ए यूनिट। यहां से यहां तक का आपका डिस्टेंस है ए, और ऑब्वियस सी बात है कि इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस आपका कितना है? बी। क्लियर हुई आपको मेरी ये बात? समझ में आया क्या? ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ? ओ से पी तक की दूरी को मिला दे रहा हूँ और ये डिस्टेंस को मैं शो कर रहा हूँ आर से। क्लियर है? ओ से पी तक का डिस्टेंस कितना है? आर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए? ठीक है, तो अब आप बात को समझिए। मैं यहाँ पे इस चीज को लिख देता हूँ रिटर्न में। क्या लिख रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ लेट द पॉइंट पी, लेट एनी पॉइंट P A comma B, let any point P be in the circumference of the circle. Let any point P
बी लाई इन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है, whose distance from the origin is r unit। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूँ, P be any point on the circumference of the circle whose distance from the origin is r, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आप बात को समझिए, यहाँ पे एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ। क्या कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ, बात को समझिए। यहाँ पे आपको एक आर्क दिख रहा होगा, एपी आर्क दिख रहा है क्या, एपी आर्क। इस एपी आर्क को मैं क्या मान लेता हूँ, इस एपी आर्क की मैं मान लेता हूँ लेंथ है x, क्या है x, ठीक है। तो उसको अपन कहाँ पे बनाए, अपन ब्लैक पेन से कर देते हैं। एपी आर्क की लेंथ मैं शो कर रहा हूँ x से, बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। एपी आर्क की लेंथ कितनी है, x। तो ऑब्वियस है ये एपी क्या है, ये एक एंगल को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लाइन को अगर आगे बढ़ा दूं तो ये एक एंगल ही तो दिख रहा है x, मतलब अगर एपी आर्क x है तो यहां से यहां तक का एंगल भी कितना है, x है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा एपी आर्क, दिख रहा है क्या एपी आर्क। इस एपी आर्क की लेंथ कितना ले रहा हूं मैं, x ले रहा हूं। तो ऑब्वियस सी बात है ये एपी क्या है, एंगल ही तो शो हो रहा है। अगर इस ओपी लाइन को आगे बढ़ा दूं तो ध्यान से देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा। मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। ये मेरा एक्स एक्सिस है, इससे मैं आगे बढ़ा दिया, मतलब ये मेरा O, ये P पॉइंट था जो आगे तक बढ़ गया है, ये एक्स एक्सिस है, और ये ऐसा, ये x है। क्लियर हो रहा है? तो ये एंगल ही तो दिख रहा है ना x। तो मैंने इस आर्क लेंथ x को मैंने कहाँ बना दिया, एंगल बना दिया कि ये मेरा एंगल x है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो अब आप बात को समझिए। आपके पास एंगल है, आपके पास ट्राइंगल भी है। कौन सा ट्राइंगल है आपके पास, OP, और इसको एक नाम दे देते हैं। चलिए क्या नाम दे दें इस पॉइंट को, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं M नाम दे देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे दिए M, ठीक। अब बात को समझिए, मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं। कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल OPM। कौन सा ट्राइंगल, OPM, ठीक है। अब आप बात को समझिए, मैं लिख रहा हूं OM। चलिए एक काम करते हैं, OPM में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, OP स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, OM स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। सही है कि नहीं है? ठीक है। और OP का स्क्वायर मतलब क्या, R का स्क्वायर, OM का स्क्वायर मतलब क्या, A का स्क्वायर, और PM का स्क्वायर मतलब क्या, B का स्क्वायर। ये बात समझ में आई क्या, R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये इसके ऊपर अपन क्लास इसी क्लास 11th में चैप्टर 10 में डिस्कस करेंगे। क्या है, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, जहां पर R इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ये R किसको डिनोट कर रहा है, R represent the radius of circle। R represent the radius of circle। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिए। मेरे पास मैंने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, किसमें, OPM में लगा दिया। क्या ले बना, तो OP का स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। OP क्या है, R का स्क्वायर, OM क्या है, A का स्क्वायर, PM क्या है, B का स्क्वायर। और ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन शो कर रहा है सर्कल का इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल वेयर R रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ सर्कल, वेयर R रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ सर्कल। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। और आपको मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मेरे को जो लाना है वो आने ही वाला है, बस ज्यादा दूर नहीं है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने एक सर्कल लिया, कंसीडर ए यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस क्या हो, 1 हो, विथ ओरिजिन ऑफ अ कार्टेशियन प्लेन एज अ सेंटर। जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन किसका, कार्टेशियन प्लेन का। अब मैंने क्या लिखा, लेट एनी पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, A, B लाई इन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये पॉइंट P कहाँ लाई कर रहा है, इसके सर्कमफेरेंस पर लाई कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ whose distance from the origin is r unit। जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, r यूनिट है, ठीक है। अब मैं क्या बोला, एक ट्रायंगल अपने को जो दिख रहा है, इन ट्रायंगल OPM, मैंने इसमें क्या किया, OP स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। तो OP स्क्वायर क्या हो गया, R का स्क्वायर, OM स्क्वायर क्या हो गया, ये OM A है तो A का स्क्वायर, PM क्या हो गया, ये PM है B तो ये B का स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। अब देखिए मेरे को जो लाना था, मेरे को तो ये प्रूफ करना है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आ गया है अपना आंसर। ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा, ठीक है।
और ये जो चीज मैं आपको बताया, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल या वेयर आर रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ सर्कल, इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में कब, जब अपन चैप्टर 10 पढ़ेंगे, ठीक है, इसी क्लास में, क्लास 11 में चैप्टर 10 पढ़ेंगे तो मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल दूंगा। तो फिलहाल अभी मैं इसे हटा दे रहा हूं, आपने अभी ये काम का नहीं है। अभी आप इस बात को समझिए कि अब इसमें क्या होने वाला है, यहां से वो चीज कैसे आएगी, ठीक है, तो बात को समझिए। यहां पे मैं क्या करूंगा, अब आप बात को समझिए। मैंने क्या बोला था, आप लोग ध्यान दीजिए, कंसीडर अ यूनिट सर्कल, और मैंने यूनिट सर्कल के बारे में आपको क्या बताया था, जिस सर्कल का रेडियस कितना हो, 1 यूनिट हो, जिसका रेडियस 1 हो, वो यूनिट सर्कल होता है। तो यहाँ पे ये आर क्या है, आप देखिए ना, सेंटर से पेरिफेरी तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ही तो होता है। ये ओपी क्या है, ओपी रेडियस ही तो है। ओपी इज इक्वल टू क्या, रेडियस, और रेडियस मेरा क्या है, 1 यूनिट। तो ऑब्वियस बात है, मैं आर की जगह क्या पुट करने वाला हूँ, 1 यूनिट, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पे डिटेल में लिख देता हूँ, OP इक्वल टू रेडियस इक्वल टू 1 यूनिट, है ना। तो ऐसा क्यों, क्योंकि अपन यूनिट सर्कल लिए हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए ए के ऊपर बात करते हैं, ए कैसे निकलेगा ए। तो ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल OPM अगर मैं लगा दूं साइन एक्स, क्या लगा दूं मैं, साइन एक्स। साइन एक्स क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब PM अपॉन OP, ठीक है। और PM मेरा क्या है, PM है मेरा B अपॉन OP क्या है मेरा, OP है मेरा R, और R की वैल्यू अभी आपने क्या पुट किया, 1 यूनिट। तो ये क्या हो जाएगा, B/1 मतलब B। तो B इक्वल टू मेरा क्या आ गया, साइन एक्स। क्लियर हुआ ये चीज। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, B इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, साइन एक्स, ठीक है। अब मैं एक और चीज लगा रहा हूँ, इसी ट्रायंगल OPM में क्या लगा रहा हूँ, cos x। तो ये cos x क्या हो जाएगा मेरा, ध्यान से देखिए, cos x को मैं लिख सकता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस मेरा क्या है, OM अपॉन हाइपोटेनस मेरा कितना है, हाइपोटेनस मेरा OP। तो OM मेरा कितना है, ध्यान से देखिए, OM मेरा डिस्टेंस है A, और OP कितना डिस्टेंस है, R। तो ये हो गया A/1 मतलब A। तो अपने को क्या मिल गया, A इक्वल टू cos x। बस अब इसी दो वैल्यू को अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, तीनों वैल्यू को, अपना आंसर आ जाएगा। तो आपको दिख ही रहा होगा, आप, मैं यहाँ पे ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं बना के लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आर स्क्वायर इक्वल टू, अपने पास क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह अपन कितना पुट करेंगे, आर स्क्वायर की जगह पुट करेंगे 1 का स्क्वायर। ए कितना है अपना, ए आया है cos x, तो cos x का स्क्वायर। बी क्या आया है अपना, sin x, बी आया है sin x, तो यहाँ पे sin x का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए क्या आ गया, 1 इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। हो गया ना प्रूफ, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। यही तो अपने को प्रूफ करना था। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी कि कार्टेशियन प्लेन की मदद से ये फॉर्मूला कैसे प्रूफ होगा, जो हम लोग आपके सामने मैं करके दिखाया हूँ। इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे अभी मैं और डिस्कस करूंगा। हाँ तो बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को हमने क्लास 10th में कैसे प्रूफ किया था, और क्लास 11th में कैसे प्रूफ किया। क्लास 10th में हमने एक ट्रायंगल की मदद से प्रूफ किया था, और क्लास 11th में हमने कार्टेशियन प्लेन की मदद से प्रूफ किया, ठीक है, जिसका डायग्राम ऐसा कुछ अभी हम लोगों ने बनाया था, है ना। तो अब ये मैंने आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 क्यों प्रूफ करके दिखाया, जब एक बार ऑलरेडी प्रूफ था। तो क्योंकि मुझे इसमें से आपको कुछ चीजें निकाल के समझानी थी, ठीक है। ये डायग्राम हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एकदम बेसिक है, ठीक है। अगर ये आप समझ गए तो आपको आने वाला पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहीं पर मैं एक चीज निकालूंगा, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग सुने हो कि और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस। तो पीरियोडिक फंक्शंस क्यों बोलते हैं, अभी तक 10th में तो ये बताए कि और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस, क्योंकि उनकी वैल्यू बार बार रिपीट होती है, ठीक है। तो अब वो पीरियोडिक फंक्शन क्यों बोलते हैं, पीरियोडिसिटी क्या है, तो वो इस डायग्राम की मदद से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 समझाया इसकी मदद से कि कैसे आया। तो अब देखिए कुछ नोट पॉइंट्स देख लीजिए, फिर धीरे धीरे और बात करूंगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या है, पहला नोट पॉइंट है, ऑल एंगल्स विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल्स, ठीक है। ऑल एंगल्स, जितने भी एंगल है, विच आर, जो
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू हो। पाई बाई टू मतलब अभी अभी तो इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था पाई बाई टू का मतलब अब हो गया है 90 डिग्री। 90 डिग्री को अपन बोलते हैं पाई बाई टू रेडियन, ठीक है। तो यहाँ पे बोला ऑल एंगल्स विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल्स। अब बात को समझिए, देखिए यहाँ पर आता है अपना 0 डिग्री, तो 0 डिग्री को आप लिख सकते हो, मैं यहीं पर लिखते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। 0 डिग्री को आप लिख सकते हो, 0 डिग्री को 0 इंटू 90 या 0 इंटू पाई बाई टू, तो ये 0 हो गया। मतलब ये 0 कहीं ना कहीं पाई बाई टू का मल्टीपल है, तो इसलिए मैंने बोला है कि 0 डिग्री भी मेरा क्या होगा, क्वाड्रेंटल एंगल होगा, ठीक। सेम ऐसी 90 डिग्री की अगर बात कर रहा हूँ, 90 डिग्री तो खुद पाई बाई टू है, तो ये तो इंटू 1 में लिख सकता हूँ, तो ये भी पाई बाई टू है, मतलब पाई बाई टू का मल्टीपल ओन इटसेल्फ। तो इसका ये भी 90 डिग्री भी क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल है। 90 के बाद क्या आता है 180, तो 180 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, पाई बाई टू इंटू टू, 90 इंटू टू यार, 90 इंटू टू करूंगा तो 180 आता है, तो पाई बाई टू इंटू टू 180, मतलब ये भी क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल है 180 डिग्री। फिर 270 डिग्री, 270 डिग्री को अपन क्या लिखते हैं, 270 डिग्री को अपन लिखते हैं 270 डिग्री को अपन लिखते हैं 3 पाई बाई टू, मतलब ये कहीं ना कहीं पाई बाई टू का मल्टीपल है, ठीक। उसके बाद आया 360 डिग्री, तो 360 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, पाई बाई टू इंटू 4 लिख सकते हो, 90 इंटू 4 360। तो ये जितने भी एंगल्स है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 या 360 डिग्री, ये सब पाई बाई टू के मल्टीपल दिख रहे हैं आपको, है ना, ये पाई बाई टू के मल्टीपल है। इसका ये जितने भी एंगल्स है वो क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स, ठीक है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 या 360, ये सब पाई बाई टू के मल्टीपल है। यहाँ पे देखिए मैंने करके दिखाया है, 0 इंटू पाई बाई टू इंटू 1 या पाई बाई टू इंटू 2 या 3 पाई बाई टू या पाई बाई टू इंटू 4, ये सारे पाई बाई टू के मल्टीपल आ रहे करके इन्हें क्वाड्रेंटल एंगल्स बोला जाता है, ठीक। तो ये हुआ क्वाड्रेंटल एंगल, या इसके अलावा भी जितने भी पाई बाई टू के मल्टीपल होंगे सब क्वाड्रेंटल एंगल कहलाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी आर। देखिए यहां पर एक पॉइंट है ए बी सी और डी, ए बी सी डी, 4 पॉइंट हैं, 4 एक्सिस, अपने 2 एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर 4 पॉइंट है, ए बी सी और डी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1 और 0, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 0 और 1, सी के कोऑर्डिनेट क्या है -1 0, डी के कोऑर्डिनेट क्या है 0 और -1, ठीक है। तो अब मैं इसे पहले मिटा दूं, बात को समझिए मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये जो ए के कोऑर्डिनेट है मुझे क्या मिला है, ए का कोऑर्डिनेट इस डायग्राम से मुझे मिला है 1 और 0, ठीक। बी के कोऑर्डिनेट क्या मिले हैं 0 और 1, सी के कोऑर्डिनेट क्या है -1 और 0, डी के कोऑर्डिनेट क्या है 0 और -1। मैंने बता दिया था कि कंसीडर अ यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस 1 हो, ठीक है। तो इसका ये जितना भी रेडियस है ये कितना है 1 1 है ना, ये सेंटर से पेरीमीटर तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है, तो सब 1 1 है। इसका इनके कोऑर्डिनेट्स 1 0 हो गए, 0 1 हो गए, -1 0 हो गए या 0 -1 हो गए, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू को नहीं भी देखेंगे तो चलेगा क्योंकि डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, है ना, ये कोऑर्डिनेट है करके नेगेटिव साइन आया है, वरना ये डिस्टेंस तो 1 ही है, ठीक, ये भी डिस्टेंस 1 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉइंट मैंने आपको क्यों समझाया ये अभी समझाऊंगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, ठीक है। यहीं से आपको आंसर मिलेगा कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस। देखिए ध्यान से समझिए, यहां पे जो पॉइंट P था, P के कोऑर्डिनेट, मैंने इस सर्कल पर एक पॉइंट P लिया था, P के कोऑर्डिनेट मैंने क्या माना था A और B, ठीक है। और अभी जब मैं प्रूफ कर रहा था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आप ध्यान दिए होंगे कि A की वैल्यू क्या आई थी, मेरा ये जो पॉइंट P है, मेरा ये जो पॉइंट P है A, B, इसमें A की वैल्यू आई थी हमारे पास cos थीटा और B की वैल्यू आई थी हमारे पास sin थीटा। अभी थोड़ी देर पहले अपन प्रूफ किए थे, ठीक है। तो समझिए A आ गया है cos थीटा, B आ गया है sin थीटा, इस P के कोऑर्डिनेट आ गए। तो मैंने इसी कारण यहाँ पे लिखा है थर्ड पॉइंट में, पॉइंट P A B बोलो या P उसके कोऑर्डिनेट क्या लिख दो cos थीटा कॉमा sin थीटा। क्लियर है। अब बात को समझिए, यहीं से सारा खेल शुरू होता है। तो ये पॉइंट P अगर मान लीजिए A पॉइंट पर होता, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट P अगर इस A पॉइंट पर होता, मतलब A और P कोइंसाइड करते, दोनों एक दूसरे के ऊपर होते, ये पॉइंट P मैं यहां ना लेकर यहां लिया होता, तो आप खुद सोचिए A के कोऑर्डिनेट क्या है 1 और 0, मतलब A cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1 और B sin थीटा की वैल्यू क्या हो गई 0। तो ये cos थीटा की वैल्यू मैंने क्या लिखी 1, sin थीटा की वैल्यू मैंने क्या लिखी 0। अच्छा थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है। बात को समझिए, यहीं से तो सारा खेल चालू होता है ना, यहीं से तो रोटेशन चालू होता है। तो यहाँ पर पहला एंगल कौन सा है
0 डिग्री। तो इसका मैंने कॉस थीटा साइन थीटा ना बोलकर क्या बोला, कॉस 0 या साइन 0। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। मैंने अभी जब डिराइव किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो मैंने कंसीडर यूनिट सर्कल करने बोला था। यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस 1 होता है, और इस यूनिट सर्कल पर मैंने एक पॉइंट P लिया था, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या लिए थे, A और B। और जब A और B लिया था तो मैंने प्रूफ किया था कि A इक्वल टू कॉस थीटा आ रहा है, B इक्वल टू साइन थीटा आ रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं ये बोल रहा हूं कि इस पॉइंट P को आप यहां ना कंसीडर करके कहां कंसीडर कीजिए, A पर कीजिए। तो A पर मेरा एंगल कितना है, मान लीजिए यहीं से मेरा रोटेशन स्टार्ट हो रहा है, तो ये रोटेशन मेरा कितना डिग्री है, अभी 0 डिग्री है। तो यहाँ पे cos थीटा क्या हो गया मेरा A, तो cos थीटा की वैल्यू मेरी क्या दिख रही है, 1 दिख रही है, और sin थीटा की वैल्यू मेरी क्या दिख रही है, 0 दिख रही है। तो यहाँ पे थीटा की जगह मैं कितना रखूंगा, अभी 0 डिग्री, क्योंकि अभी मेरा रोटेशन स्टार्ट हो रहा है। तो cos थीटा मतलब cos 0 इक्वल टू कितना आया, 1, sin 0 इक्वल टू कितना आया, 0। क्लियर हुआ ये बात? अब देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट अगर खिसक के, ये पॉइंट P खिसक के 90 डिग्री खिसक के कहां आ जाता, B पर आ जाता। 90 डिग्री पर कहां आ गया, B पर आ गया। और ध्यान से देखिए, मेरा पहला वीडियो याद कीजिए, मैंने बोला था जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में मूव होती हैं चीजें, तो अपना बनता है पॉजिटिव एंगल। याद आ रहा है आपको? तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस पॉइंट P को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में मूव करवाया, ताकि मेरा थीटा जो हो वो कैसा एंगल बने, पॉजिटिव एंगल बने। ठीक है, तो मैंने इसे मूव किया, तो ये पॉइंट P A से 90 डिग्री मूव होके कहां आ गया, B पर आ गया। तो अब मेरा cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा बोलूंगा या cos 90 बोलूंगा, तो ऑब्वियस मैं cos 90 बोलूंगा। cos 90 की वैल्यू मेरी कितनी है, 0, और sin 90 की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 1। ठीक है, फिर मैं यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया, तो और 90 डिग्री मूव किया, तो ये पॉइंट B, ये जो पॉइंट P था वो B से खिसक के कहां आ गया, C पर आ गया। और C पर आया तो cos थीटा की वैल्यू या cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, -1, और sin 180 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 0। फिर ये पॉइंट P को और 90 डिग्री मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया, तो ये कहां पर आ गया, D पॉइंट पर आ गया। तो यहाँ पे cos 270 की वैल्यू कितनी हो गई, 0, और sin 270 की वैल्यू कितनी हो गई, -1। बात समझ में आ रही है? फिर यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हुआ, और ये पॉइंट P घूम के आ गया पॉइंट A पर। पॉइंट A पर आया तो अब मेरा यहाँ पर एंगल 0 डिग्री नहीं है, अब मेरा एंगल कितना हो गया, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन हुआ। तो अब इस पॉइंट A पर एंगल मेरा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो यहाँ पे cos 360 की वैल्यू अगेन कितनी आई, 1, और sin 360 की वैल्यू अगेन कितनी आई, 0। ध्यान से देखिए, शुरुआत भी किए थे तो 1 और 0 से किए थे, अंत भी किए तो कहां पे किए, 1 और 0 पे किए। मतलब जब मेरा एक रोटेशन कंप्लीट हुआ तो अगेन मेरी वही वैल्यू आई जो मेरी पहले आ रही थी। क्लियर हो रहा है बात? यही चीज तो मैं आपको बोलता हूं ना, आपको यही पढ़ाया गया कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शंस मतलब क्या, जिनकी वैल्यू बार बार क्या होती है, रिपीट होती है। तो यहां पर दिख रहा है ना कि cos 0 की वैल्यू जो 1 थी वो अगेन cos 360 डिग्री पर जैसे ही एक रोटेशन कंप्लीट हुआ अगेन वो वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। sin 0 की वैल्यू कितनी थी, 0, तो sin 360 की वैल्यू मतलब 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन पर अगेन वैल्यू उसकी कितनी हो गई, 0 हो गई। मतलब यहाँ पर बार बार वैल्यू क्या होने वाली है, रिपीट होने वाली है। फिर से यही साइकिल चलेगा, और 90 डिग्री बढ़ा लीजिए, और 90 डिग्री बढ़ाएंगे तो 360 में 90 जोड़िए, कितना आता है आपका 450 डिग्री। 450 डिग्री पर भी cos 450 0 होगा, sin 450 आपका कितना होगा, 1, और 90 डिग्री जोड़िए तो कितना हो गया 540, तो cos 540 कितना होगा, -1, sin 540 कितना होगा, 0, और 90 डिग्री जोड़िए cos 630 कितना होगा, 0, sin 630 कितना होगा, -1, और 90 डिग्री जोड़िए cos 720 कितना होगा, 1, और sin 720 कितना हो जाएगा, 0। मतलब बार बार वही वैल्यू क्या होते रहेंगी, रिपीट होते रहेंगी। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। और ये ए बी को मैंने cos थीटा sin थीटा कहां से लिया, जब मैं प्रूफ कर रहा था sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो आपको ये चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो रही होंगी, और आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि क्यों मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शंस बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बार बार उनकी वैल्यू रिपीट हो रही है। कब रिपीट हो रही है, जैसे ही एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है। जैसे यहाँ पे एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हुआ 0 से 360, तो वैल्यू वापस 1 से यहाँ आ गई, 1 पे आ गई। ठीक है, साइन में भी सेम हुआ, 0 से 0 पर आ गया वैल्यू। तो यही पर चीजें मैं आपको समझा रहा हूं कि बार बार वैल्यूज रिपीट हो रही हैं करके मैं इसे
पीरियोडिक फंक्शंस बोलता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं और चीजें लिख देता हूं, जो मैंने अभी आपको 90 90 और बढ़ा के दिखाया उसे लिख दे रहा हूं, फिर आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो कहां पे लिखूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप इसे नोट कर लेंगे। सॉरी, देखिए मैं यहाँ पे 90 डिग्री और बढ़ाता हूं, तो 90 डिग्री बढ़ाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos, देखिए 360 पे था 90 बढ़ा है, 360 में 90 बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा cos 450, है ना। cos 450 आपका कितना आएगा अगेन, cos 450 आपका अगेन आ जाएगा 0, ठीक है। और sin 450 कितना हो जाएगा आपका, sin 450 आपका हो जाएगा 1, ठीक। फिर और 90 डिग्री बढ़ा लीजिए, 450 से 90 लाइए, यहीं पे तो 450 आएगा आपका, और फिर यहाँ पर कितना आएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 540, तो यहाँ पे cos 540 डिग्री कितना हो जाएगा आपका -1, और sin 540 डिग्री कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है। फिर आप 90 डिग्री बढ़ा लीजिए, 90 डिग्री बढ़ाएंगे मतलब कितना हो जाएगा, 540 में 90 जोड़िए 630 डिग्री, तो यहाँ पे आपका cos 630 डिग्री कितना हो जाएगा 0, और sin 630 डिग्री कितना हो जाएगा आपका -1, क्लियर है। और 90 डिग्री जोड़ दीजिए, मतलब कितना डिग्री आ गए 720, तो यहाँ पे cos 720 डिग्री कितना हो जाएगा आपका 1, और sin 720 डिग्री कितना हो जाएगा आपका 0। क्लियर हो रही है मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपका मतलब बार बार वैल्यू क्या होते रहेगा, रिपीट होते रहेगा, लेकिन कब रिपीट होना स्टार्ट होगा, जब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी 0 से 360 पर एक रिवॉल्यूशन हुआ, फिर 360 से 720 पर एक रिवॉल्यूशन हुआ, मतलब 2 रिवॉल्यूशन हुए, और दोनों रिवॉल्यूशन में आपकी वैल्यू बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, इसलिए और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस बोलते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर मैं आगे और कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे पूरे पॉइंट्स को, है ना। तो अब चलिए समझते हैं आगे के नोट पॉइंट्स को, जो भी है ना। देखिए अब अपना नेक्स्ट 4th पॉइंट क्या आ रहा है, 4th नोट पॉइंट मैंने लिख के रख लिया पहले से आपको वो समझाने के लिए। देखिए इसमें क्या लिखा है, इफ वी टेक वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन फ्रॉम एनी पॉइंट, ठीक है, वी अगेन कम बैक टू द सेम पॉइंट। क्या बोला मैंने, इफ वी टेक वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन फ्रॉम एनी पॉइंट, इस सर्कल में से किसी भी एक पॉइंट से आप शुरू कीजिए और एक रिवॉल्यूशन ले लीजिए। जैसे मैंने ए से लिया और वापस मैं उसी पॉइंट पर आया, एक रिवॉल्यूशन जैसे मैंने कंप्लीट किया, मैंने वही लिखा, इफ वी टेक वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन फ्रॉम एनी पॉइंट, मैंने कहां से लिया, ए से लिया और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया, वी अगेन कम बैक टू द सेम पॉइंट, मैं वापस कहां पे आया, ए पे आया, ठीक। We can observe that if x increase or decrease by any integral multiple of pi, the value of sin and cosine functions do not change। जैसे कि मैंने आपको समझाया, ध्यान से देखिए, जब cos 0 था तब वैल्यू 1 आई, और जब cos एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हुआ, मतलब जब cos वापस 360 पर आया तो अगेन वैल्यू कितनी आई, 1 आई, ठीक। और जब मैं 360 से फिर शुरू किया, cos 360 की वैल्यू मैंने क्या ली है 1, और cos अगले एक रिवॉल्यूशन कहां कंप्लीट होगा, 360 का दुगना कर दीजिए 720, तो cos 4 पाई पर वैल्यू मेरी कितनी आएगी, अगेन एक और रिवॉल्यूशन लूंगा तो भी मेरी वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे मैंने सब लिख के रखा है, 0 डिग्री मतलब 0 पाई, 90, 180, 270 और 360, फिर ये क्या है 360, 450, 540 और ये 630 और ये 720। क्लियर हो रही है मेरी बात, मैं फिर से बोल देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये 0 तो 0 पाई, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360, फिर ये 360, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 450, यहाँ पर 540, यहाँ पर 630 और यहाँ पर 720, ठीक है। आप पाई की वैल्यू 180 रख दीजिए, आपको सॉल्व कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली वो एंगल पता चल जाएगा किस एंगल की बात हो रही है। और नहीं समझ में आता तो 90 का टेबल पढ़ लीजिए, ठीक है। 92 जा 180, 93 जा कितना हो जाएगा, 95 जा कितना हो जाएगा 540, सॉरी 95 जा हो जाएगा 450, 96 जा कितना हो जाएगा 540, और ये 97 जा 630, 98 जा कितना आपका 98 जा 720, ठीक है। तो ये आपका वही है, आप पाई की वैल्यू पुट कीजिए और आपको एंगल्स मिल जाएंगे, मैं बोल दिया हूँ, आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा, है ना। अब देखिए, तो मैं आपको वही समझा रहा था कि जैसे जैसे एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है बार बार वही वैल्यू आती है। cos 0 पे भी 1 था, cos 360 एक घूम के आया 360 पे भी 1 था,
फिर एक और राउंड करके आया 720 पे भी कितना मिला, 1 ही मिला। ठीक है, साइन को भी देख लीजिए, साइन 0 पे 0 था, एक रिवॉल्यूशन किया, साइन 360 पर भी 0 था, फिर एक रिवॉल्यूशन किया तो साइन 720 पर भी आंसर कितना मिला, 0 मिला। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज भी लिख के रखा हूँ, आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो आप यहाँ से राउंड मारते जाइए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और देखते जाइए वैल्यू बार बार क्या होती जाएगी, रिपीट होते जाएगी। ठीक है, तो आई होप मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। और उसी पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, इफ एक्स इंक्रीज और डिक्रीज, चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करो चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करो, उसी को लिखा हूं। अगर एंटी क्लॉक में लिखा हूं तो क्या मतलब हुआ, इंक्रीज कर रहा हूं, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करो मतलब क्या कर रहा हूं, एक्स को डिक्रीज कर रहा हूं। एक्स मतलब क्या, ये एंगल की बात हो रही है एक्स। ठीक है, बाय एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, मतलब एक रिवॉल्यूशन कितने का होता है, 2 पाई का, दूसरा रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 2 into 2 पाई मतलब 4 पाई का। तो भी वैल्यू क्या आई, देखो मेरी 1 ही आ रही है, 2 पाई पे भी 1 थी, 4 पाई पे भी 1 है, 2 पाई पे 0 थी, यहाँ 4 पाई पे भी 0 है। तो यहाँ पे वही लिखा है, एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई से अगर मैं x को चेंज करता हूं तो भी वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन, जो साइन और कोसाइन फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या लिखा है, डू नॉट चेंज, वो कभी नहीं बदलती। क्लियर हो रही है मेरी बात। तो जब वैल्यू बदल ही नहीं रही तो मेरे यहाँ पे एक फॉर्मूला है, आप ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ n की जगह 1 रख दूं तो कितना हो जाएगा, साइन 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई मतलब 360 प्लस एक्स, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन एक्स ही आएगी। जैसे यहाँ पर हुआ 720 में और ऐड करूंगा तो भी वैल्यू 1 ही आने वाली है। तो हर रिवॉल्यूशन पर मेरी वैल्यू बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, चाहे मैं कितने भी रिवॉल्यूशन लगा दूं। ठीक है, और वापस उसी पॉइंट पर आऊं। तो यहाँ पर मैंने इसी का लिख दिया 2n पाई, 2n पाई मतलब n की वैल्यू आप 0 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n इज इक्वल टू कुछ भी होगा, 0 1 2 3 4 5, आप कहीं तक भी जा सकते हैं, अप टू इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर या ये इंटीजर, आप कोई भी इंटीजर पुट कर सकते हैं, तो भी आपको साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन एक्स ही मिलेगा, या कॉस 2n पाई प्लस एक्स क्या मिलेगा, कॉस एक्स ही मिलेगा। ये फॉर्मूला क्यों लिखा हूँ आप समझ रहे हैं। 2 पाई का मतलब क्या होता है, एक रिवॉल्यूशन, 2 पाई मतलब कितना डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब कितना रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन। तो 2n पाई मतलब जितने चक्कर आपको लगाने हैं, n मतलब n की वैल्यू आप कुछ भी पुट कीजिए जो आपकी इच्छा है, तो उतने रिवॉल्यूशन भी आप लगा लीजिए, फिर भी साइन की 2n पाई प्लस का अगर मल्टीपल है तो साइन की वही वैल्यू आपको रिपीट होती हुई मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे मिल रही है ना। cos 360 भी 1 था, cos 720 भी 1 है, sin 360 0 था, sin 720 भी 0 है, और रिवॉल्यूशन लगा लीजिए तो भी यही वही वैल्यू आपको रिपीट होती हुई मिलेगी। ठीक है, तो इस फोर्थ पॉइंट से हमें ये फॉर्मूला मिला, sin 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स और cos 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू cos x। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कीजिएगा, अपने डाउट्स पूछिएगा, हम उसके ऊपर और वीडियोस बना के अपलोड करेंगे, आपको शेयर करेंगे। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट देख लीजिए जो इस मेन टॉपिक का था। फिफ्थ पॉइंट क्या है, वी कैन सी दैट ऑल द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गेट रिपीटेड आफ्टर ईच रिवॉल्यूशन, मतलब हर रिवॉल्यूशन के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। Hence all the trigonometric functions are called periodic functions। तो इसे ही हम बोलते हैं periodicity of trigonometric functions। ये अपना टॉपिक बन सकता था जिसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो periodicity of function trigonometric functions बोलिए, या ये बोल सकते हैं कि all the trigonometric functions are periodic functions। periodic functions इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू हर रिवॉल्यूशन के बाद क्या होने लगती है, रिपीट होने लगती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसे देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट टाइप कीजिएगा, हम और अच्छा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। बाकी ये भी अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है, ऐसा मत सोचिएगा कि अभी और कुछ भी है, ये जो था मैंने आपको समझाया। लेकिन अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, उसके ऊपर और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू। और इसके बाद वाले वीडियो में हम और जनरल फॉर्म बनाएंगे, इसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो थैंक यू सो मच।